हेलो स्टूडेंट्स, जसवीर मेमोरियल एजुकेशन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। 11th क्लास का अपना जो टॉपिक चल रहा था, पहले जो लास्ट वीडियो अपन ने देखे थे उनमें सबसे पहले तो साइंस स्ट्रीम क्यों लेनी चाहिए वो चीज़ अपन ने देखी थी। उसके बाद में 11th क्लास का अपन ने सिलेबस डिस्कस किया था कि केमिस्ट्री में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, कौन कौन से टॉपिक आते हैं। वहाँ अपन ने ये देखा था कि केमिस्ट्री को 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं अपन। कौन कौन से भाग में? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अकार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसको अपन क्या बोलते हैं कार्बनिक रसायन, और फिजिकल केमिस्ट्री जिसको अपन क्या बोलते हैं भौतिक रसायन। जो बीच का पार्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसको अपन क्या बोलते हैं कार्बनिक रसायन, उसके बेसिक्स को अपन डिस्कस करेंगे और फिर अपन उसके डेप्थ में जाएंगे कि किस प्रकार से ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या। तो देखिए आज का अपना जो टॉपिक है, अपन जो शुरू कर रहे हैं 11th का टॉपिक, वो है आपका GOC। क्या है आपका GOC, या अपन इसको लिख सकते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन, हिंदी में क्या बोलोगे कार्बनिक रसायन। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अपन देखते हैं कि ऑर्गेनिक नाम क्या है। कार्बनिक नाम है, कार्बनिक नाम में कार्बन है, यानी कार्बन से जितने भी बने यौगिक होते हैं, कार्बन के जितने भी कंपाउंड होते हैं वो क्या कहलाते हैं आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं या कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। देखिए कार्बनिक यौगिकों के लिए सबसे पहले जो आपकी हाइपोथेसिस दी थी या जिसको अपन अवधारणा बोलते हैं, वो सबसे पहले अवधारणा दी थी बर्जीलियस ने। किसने दी थी? बर्जीलियस ने। सबसे पहले अवधारणा दी थी बर्जीलियस ने। बर्जीलियस ने क्या कहा था कि ये जो कार्बनिक यौगिक होते हैं वो अपने को लिविंग थिंग्स से, सजीवों से प्राप्त होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्राप्त हो सकते हैं। किससे? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पे जो लिविंग थिंग्स है, जो क्या है आपकी लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स, ठीक है, उनसे अपने को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्राप्त हो, सजीव वस्तुएं होती हैं उनसे अपने को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो कंपाउंड प्राप्त होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी सजीवों से एग्जाम्पल के रूप में लिविंग में आपने पढ़ा है या तो प्लांट्स आते हैं या क्या आते हैं एनिमल्स। इनसे जो अपने को कंपाउंड प्राप्त होते हैं, इनसे अपने को जो क्या प्राप्त होते हैं कंपाउंड, वो कंपाउंड जो होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं। ये डायरेक्ट भी अपने को मिल सकते हैं और इनडायरेक्ट भी अपने को मिल सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अपन ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ऑयल है अपन यूज करते हैं जिसको अपन तेल बोलते हैं, ऑयल है आपका, शुगर है, शुगर, ये सभी की सभी जो होती हैं दैनिक जीवन में काम आने वाली चीज़ें हैं, ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्योंकि शुगर, एग्जांपल देता हूँ, देखो शुगर शर्करा होती है, ये गन्ने से अपने को प्राप्त होती है और गन्ना प्लांट है, ठीक है। तो प्लांट से अपने को इनडायरेक्टली शुगर प्राप्त हो रही है, इसको अपन क्या बोलोगे आप? शुगर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। चलो इसका अपन अपोजिट देखते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? कौन से कंपाउंड? इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक या अकार्बनिक। इनऑर्गेनिक या क्या, कौन से कंपाउंड? अकार्बनिक। ये जितने भी कंपाउंड होते हैं ये नॉन लिविंग थिंग्स से अपने को प्राप्त होते हैं। नॉन लिविंग मतलब निर्जीव वस्तुओं से, जैसे कोई टेबल हो गई, जैसे आपका बोर्ड हो गया, इनमें जितने भी कंपोनेंट्स हैं या निर्जीव वस्तुओं में जो कंपोनेंट्स होते हैं उन सभी को अपन कौन से कंपाउंड बोलते हैं? इनऑर्गेनिक। एग्जाम्पल के तौर पे कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3, एक जो है आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। तो एक बेसिक सी थ्योरी दी थी बर्जीलियस ने कि ये लिविंग कंपाउंड होते हैं, ये लिविंग थिंग्स से अपने को प्राप्त होते हैं, सजीवों से प्राप्त होते हैं। और सजीव कौन कौन होते हैं आपके? प्लांट, एनिमल। उनसे जो कंपाउंड डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अपने को प्राप्त होते हैं वो आपके कौन से कंपाउंड कहलाते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड। इन्होंने एक चीज और कही थी कि इनको अपन आर्टिफिशियल, इनको अपन आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है हिंदी में? कृत्रिम, कृत्रिम, यानी कृत्रिम तरीके से इनको अपन बना नहीं सकते। उन्होंने अपनी अवधारणा में ये बात कही थी कि इनको अपन डायरेक्ट प्रकृति से प्राप्त करते हैं, लैब में इनको बना नहीं सकते। किंतु यह बात उनकी जो है गलत साबित हुई। एक वैज्ञानिक आया था वोहलर, कौन सा वैज्ञानिक आया था? वोहलर। उसने ये बर्जीलियस की अवधारणा को गलत साबित किया।
उसने बर्जीलियस के उदाहरणों को क्या साबित किया था? गलत। कैसे साबित किया? कि और सब चीजें तो ठीक है कि प्लांट और एनिमल से ये आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्राप्त हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ भी एक चीज कही थी कि आर्टिफिशियल कृत्रिम तरीके से इसको प्राप्त नहीं कर सकते। तो इस वॉलर ने क्या किया था, ये फॉर्मूला है अमोनियम साइनेट, NH3 अमोनिया होता है, एक हाइड्रोजन और जोड़ा है तो अमोनियम CNO साइनेट, किसका फॉर्मूला है? अमोनियम साइनेट। ये अमोनियम जो साइनेट है इसको इसने एक जो है स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर गर्म किया। गर्म करने पर इसको सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड प्राप्त हुआ जिसको क्या बोला? यूरिया। जिसको क्या बोला? यूरिया। और ये पूरी प्रोसेस उसने लैब में आर्टिफिशियल तरीके से की। पूरी प्रोसेस जो है लैब में किस तरीके से की? कृत्रिम तरीके से की। तो यहाँ पे जो देखना NH4CNO है अमोनियम साइनेट, कितने नाइट्रोजन हैं? 2, इधर एक, इधर नाइट्रोजन, एक इधर नाइट्रोजन, ठीक है। कार्बन के साथ ऑक्सीजन, ये कार्बन के साथ में ऑक्सीजन, टोटल हाइड्रोजन कितने हैं? 4। तो इधर भी देखना 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन। तो ये अपनी स्थिति परिवर्तित करके अमोनियम साइनेट से किस में बदलता है? यूरिया। यूरिया जो है आपका फर्स्ट सिंथेसिस होने वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड था, जिसको किसने सिंथेसिस किया था? आपका वोहलर, यानी जिसका निर्माण किसने किया था? वोहलर। तो यहाँ पे बर्जीलियस की एक बात है वो बिल्कुल, या बर्जीलियस की जो हाइपोथेसिस थी वो बिल्कुल गलत साबित हो गई। क्या गलत साबित हो गई? कि इसको अपन आर्टिफिशियल नहीं बना सकते, इनको अपन आर्टिफिशियल बना सकते हैं। इसके बाद में और भी जो वैज्ञानिक हैं वो आए, जैसे कोल्बे आया। कोल्बे जो वैज्ञानिक था, क्या नाम है आपका? कोल्बे। उसने क्या किया था? इनऑर्गेनिक कंपाउंड से कौन से कंपाउंड प्राप्त किए थे? ऑर्गेनिक कंपाउंड। और ये प्रोसेस भी इसने किसमें की थी? लैब में, ठीक है। तो कोल्बे ने भी थोड़ा सा सुधार किया, क्योंकि पहली जो अवधारणाएं प्रचलित थी उनमें ये था कि अपन सीधे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड प्राप्त कर सकते हैं, इनका कृत्रिम रूप से अपन नहीं बना सकते। तो पहले तो वॉलर ने इसको चेंज किया कि इनको अपन बना सकते हैं कृत्रिम रूप से। कैसे बना सकते हैं? उसने अमोनियम साइनेट पे प्रयोग किया, उसको कुछ देर तक गर्म किया स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे, तो किसका निर्माण हुआ? यूरिया। यूरिया जो होती है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होती है, ठीक है। इसी तरीके से कोल्बे जो है, कोल्बे ने एसिटिक एसिड बनाया, एसिटिक एसिड CH3COOH। तो उसने क्या किया था? एसिटिक एसिड बनाते समय इनऑर्गेनिक सोर्स से ऑर्गेनिक सोर्स, एसिटिक एसिड आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, इसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। तो उसने क्या किया? अकार्बनिक यौगिक से कार्बनिक यौगिक प्राप्त किया। तो ये तो था इसका इतिहास कि कार्बनिक यौगिक जो है किसे कहते हैं। अब जो है एक स्टैंडर्ड जो है आपकी इसकी डेफिनेशन बनी। स्टैंडर्ड डेफिनेशन का मीन्स क्या होता है? एक बहुत अच्छी डेफिनेशन बनी जिसे सर्वज्ञ माना जाता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं। देखना, ऑर्गेनिक कंपाउंड वे होते हैं जिनमें मेन एलिमेंट तो होते हैं, मुख्य तत्व जो होते हैं वो कौन होते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन, ये मेन एलिमेंट है, ठीक है। इसके अलावा जो अदर एलिमेंट है वो कौन कौन से हो सकते हैं? सल्फर हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, या ऑक्सफोर हैलोजन हो सकते हैं। तो आप लिख सकते हो मॉडर्न जो केमिस्ट्री है उसके अंदर आपके किसकी परिभाषा दी गई है? ऑर्गेनिक कंपाउंड की परिभाषा इस प्रकार है कि ऐसे कंपाउंड जिनमें मेन जो आपके एलिमेंट हो, मुख्य तत्व है, वो कौन हो? कार्बन एवं हाइड्रोजन। ऐसे यौगिक जिसमें मुख्य तत्व है कार्बन एवं हाइड्रोजन हो, या इनके अलावा कौन से हो सकते हैं? सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हेलोजन जैसे तत्व भी उपस्थित हो सकते हैं। इन सभी को कौन से यौगिक बोलते हैं? अपन कार्बनिक यौगिक। अब एक चीज देखिए, लिख नोट डाउन कर लीजिए इस चीज को कि भाई मॉडर्न केमिस्ट्री में क्या परिभाषा? कार्बन एवं हाइड्रोजन तो मेन एलिमेंट हो गए, अदर एलिमेंट जो हैं वो सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हेलोजन हो सकते हैं। अब आपके दिमाग में आया होगा कि जिस कार्बन के साथ अगर हाइड्रोजन न हो, जैसे कार्बन के साथ हाइड्रोजन नहीं हो, जैसे एग्जाम्पल ले लें अपन CO2 का, किसका एग्जाम्पल ले लें? CO2 का, कि इस CO2 में कार्बन के साथ हाइड्रोजन उपस्थित नहीं है। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड ले लें, दोनों ले लें, कार्बन डाइऑक्साइड और इधर क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। ये दोनों चीज अपन देख रहे हैं, दोनों में ही कार्बन के साथ हाइड्रोजन उपस्थित नहीं है। कार्बन के साथ हाइड्रोजन उपस्थित नहीं है तो ये आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है।
ध्यान से देखना, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि इसके साथ में हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता। अब एक क्वेश्चन और बनता है कि सर CCl4 जिसको अपन बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड, यह ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। क्यों? ये क्वेश्चन होता है कि CCl4 जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऐसा क्यों? इसमें भी देखना कार्बन के साथ हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। तो देखिएगा कि यहाँ पे ये जो है नेचर में इसी स्थिति में उपस्थित होती हैं कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, इनका सिंथेसिस नहीं होता, ये किसी से बनी नहीं है। जबकि ये CCl4 जो है आपकी सिंथेसिस होके बनती है, किससे? देखना, मेथेन। ये क्या है आपका? मेथेन। ठीक है, इसमें अगर आप इसकी मेथेन की जो है वो रिएक्शन कराते हो 4Cl2 के साथ में, कितने Cl2 के साथ में? 4Cl2 के साथ में, तो यहाँ 4 Cl है जुड़ जाते हैं। HNO लिखा है मैंने, क्या लिखा है? HNO, प्रकाश की उपस्थिति में, या आप ऐसे नहीं समझे तो लाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है, लाइट। ठीक है, तो यहाँ तो देखना 4 हाइड्रोजन की जगह 4 क्या आ जाएंगे? Cl, और जो है 4 HCl क्या निकलेंगे आपके बाहर। ठीक है, क्यों ये आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों है? इसलिए है क्योंकि इसका जो सिंथेसिस है किससे हुआ है? मेथेन से, या अपन ये बोल सकते हैं CCl4। लिख लीजिए, CCl4 एक कार्बनिक यौगिक है क्योंकि इसका जो निर्माण है वो मेथेन से होता है। ये मेथेन का व्युत्पन्न है, मेथेन का डेरिवेटिव है। किसका डेरिवेटिव है? मेथेन का, यानी इसका निर्माण मेथेन से होता है। कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड है प्योर फॉर्म में पाई जाती हैं प्रकृति में, इसमें हाइड्रोजन उपस्थित नहीं है, इसलिए ये आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होते। तो एक एग्जाम्पल दिया आपको कि जिसमें हाइड्रोजन उपस्थित नहीं होते, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन उपस्थित नहीं है, फिर भी ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्यों है? रीजन ये है कि यहाँ इसका जो निर्माण हुआ है, ये CCl4 है, वो इसी स्थिति में नहीं पाया जाता, इसको बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है? इन 4 हाइड्रोजन को हटाकर। तो इनके मूल यौगिक कौन थे जिनसे इनको बनाया गया है? वो कौन थे? मेथेन। मेथेन में हाइड्रोजन है, इसलिए CCl4 जो है आपके कार्बनिक यौगिक होते हैं। ठीक है, ये बात आई इसकी, किसकी बात आई? CCl4 की। ये है आपकी बेसिक सी स्टडी अपन ने की है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड, नाम आपको समझाया गया है कि जो कार्बनिक यौगिक जो होते हैं वो क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? देखिए ध्यान से, अब अपन देखते हैं कि ऑर्गेनिक जो कंपाउंड होते हैं, जो अपन ने पढ़े हैं कि कार्बनिक जो आपके यौगिक होते हैं उनमें आपके रासायनिक बंध कौन कौन से होते हैं। तो टॉपिक लगाना है अपने को केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, या हिंदी में लिख सकते हो आप रासायनिक आबंधन। रासायनिक आबंधन किसमें? ऐसे पूरा लिख सकते हो, कार्बनिक यौगिकों में रासायनिक आबंधन। देखिए, कार्बनिक यौगिक में 2 प्रकार के बंध उपस्थित होते हैं। एक का नाम है आपका आयनिक, आयोनिक। ठीक है, दूसरे प्रकार के होते हैं सहसंयोजक। फर्स्ट टाइप आयोनिक बोल दो, या दूसरे प्रकार का कोवेलेंट बॉन्ड। कौन से बॉन्ड होते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, 99.9% जो हैं वो आपके कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। कौन से बॉन्ड होते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, किंतु यहाँ पे 0.1% है आपका आयोनिक बॉन्ड भी कई यौगिकों में पाया जाता है, जिसका एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, आप आगे पढ़ोगे RMgX, जिसका एग्जाम्पल क्या है? RMgX। यहाँ पे धातु पॉजिटिव और इस पे Cl पे क्या आता है? नेगेटिव चार्ज। ये आयोनिक यौगिक होते हैं। ये कौन से यौगिक होते हैं? आयोनिक, यानी जिनमें ये जो बॉन्ड बना है उस पे आयन होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। अब ये जो हैं जितने भी हैं वो किस प्रकार से बनते हैं, किस प्रकार नहीं बनते, वो सभी अपन डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे 99.9% केसेस में कौन से बॉन्ड पाए जाते हैं? कोवेलेंट या सहसंयोजक बॉन्ड पाए जाते हैं। क्या है ये कोवेलेंट या सहसंयोजक बॉन्ड? देखिए, बहुत आसान है कि यहाँ A के पास अपना इलेक्ट्रॉन था, ये B के पास अपना इलेक्ट्रॉन था।
ठीक है। अगर यह दोनों इलेक्ट्रॉन बंद बनाने में एक दूसरे को शेयर करें, दोनों बंद बनाने में, एक बंद बनने में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2, ठीक है। तो इसके बंद बनाने में मान लीजिए बंद बनाने में दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं। ये आपके इसके 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये आपके इसके 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, आपस में सह संयोजन कर रहे हैं। इस प्रकार के बंधों को अपन क्या बोलते हैं? सह संयोजक बॉन्ड। जैसे एग्जाम्पल ले लें अपन, इसमें आपने एग्जाम्पल पढ़ा है, जैसे मेथेन, कार्बन में संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, आपने पहले पढ़े हैं। कार्बन में संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4। इसकी जो वैलेंसी होती है 4 होती है कार्बन की, ठीक है। इससे जो हाइड्रोजन जुड़े हैं, देखना ये हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1। तो ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन देखना। अच्छा, अब कार्बन का इलेक्ट्रॉन और एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन दोनों बंद बनाने में अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, ठीक है। तो ये बंद बन गया, दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, ये बॉन्ड बन गया, ये बॉन्ड बन गया, ये बॉन्ड बन गया। इस प्रकार की जो बॉन्डिंग हुई है इसको अपन क्या बोलते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड या सह संयोजी बंध बोलते हैं, क्योंकि बंद बनाने में दोनों एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन आपस में शेयरिंग कर रहे हैं, आपस में अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। इन सब को अपन कौन से बॉन्ड बोलते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये अपन ने देखा है कि केमिकल बॉन्डिंग इन ऑर्गेनिक कंपाउंड की कार्बनिक रसायन में किस प्रकार के रासायनिक आबंधन होते हैं। 99.9% केस में तो क्या होता है? आपका कोवेलेंट बॉन्ड ही पाए जाते हैं, ठीक है। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो शेयर करके कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। 1% केस में आयोनिक, जैसे इसका नाम ग्रिग्नार रिएजेंट होता है, RMGX होता है, हिंदी में लिखे हैं अपन एग्जाम्पल के लिए, ग्रीनियर अभिकर्मक। बहुत सी केमिकल रिएक्शन में ये काम आता है। इसमें जो बॉन्ड की नेचर होती है वो आयनिक होती है। अभी तो सिर्फ इसका एग्जांपल लिख लो, जैसे जैसे अपन जीओसी में आगे पढ़ेंगे तो उसमें ग्रिग्नार रिएजेंट है, इसकी केमिकल रिएक्शंस भी काफ़ी आएंगी, इसकी नेचर भी आएगी। अभी आप सिर्फ इसको याद कर लो कि आयनिक बॉन्ड का एग्जाम्पल ये है। जबकि 99% केसों में जो केसेस हैं उसमें क्या होते हैं? आपके सह संयोजक बंध पाए जाते हैं। तो ये थी आपकी केमिकल बॉन्डिंग इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। अगला जो टॉपिक है इसको आप फर्स्ट टॉपिक लगा सकते हो, ठीक है। सेकंड जो टॉपिक आज अपन डिस्कस कर रहे हैं, एक नाम आता है आपका हाइड्रोकार्बन। क्या नाम आता है? हाइड्रोकार्बन। नाम से स्पष्ट है, हिंदी में लिख दो मैं, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन नाम से स्पष्ट है, जिसमें ऐसे यौगिक जिसमें क्या क्या उपस्थित हो? हाइड्रोजन प्लस कार्बन। जिसमें क्या क्या उपस्थित हो? हाइड्रोजन प्लस कार्बन। इन यौगिकों को अपन क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। इनको 2 भागों में बांटा गया है। इनको कितने भागों में बांटा गया है? 2। एक तो होते हैं सेचुरेटेड, एक तो होते हैं सेचुरेटेड, दूसरे होते हैं अनसेचुरेटेड। पूरा लिख लेना, हिंदी में लिखना चाहो तो सममित, संतृप्त, संतृप्त, और दूसरे का लिख लेना असंतृप्त। एक होते हैं संतृप्त और दूसरे कौन से होते हैं? आपके असंतृप्त। क्या है ये सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड, संतृप्त, असंतृप्त? पहली बार नाम सुने आपने। देखो बहुत आसान है। ऐसे हाइड्रोजन और कार्बन की श्रृंखला, हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं, ऐसे हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला या हाइड्रोजन कार्बन श्रृंखला जिसमें केवल एकल आबंध हो, जिसमें केवल कौन से बॉन्ड हो? सिंगल बॉन्ड हो, वे सारे के सारे संतृप्त होते हैं। सिंगल बॉन्ड का एग्जाम्पल क्या लोगे? जैसे यहाँ पे ये CH3 है, सिंगल बॉन्ड क्या है? CH3। तो ये जो बॉन्ड बना है, इस बॉन्ड की नेचर होती है आपकी सेचुरेटेड, या ऐसे यौगिक सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। सेचुरेटेड या संतृप्त हाइड्रोकार्बन लिख सकते हैं। क्यों? देखना, कार्बन और हाइड्रोजन है और कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। तो लिख सकते हो एकल आबंध वाले या सिंगल बॉन्ड वाले सारे के सारे यौगिक जो होते हैं वो सेचुरेटेड होते हैं या संतृप्त होते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है बताना? एल्केन। क्या है? एल्केन। एल्केन क्या है? एल्केन फॉर्मूला क्या होता है? आपने पढ़ रखा है पहले 10th क्लास में। एल्केन जो होते हैं उसका जनरल फॉर्मूला आपको पता है, CnH2n+2। ये इसका कौन सा फॉर्मूला होता है? जनरल फॉर्मूला। यानी जितने कार्बन होते हैं, जितने कार्बन होते हैं उसके दुगुने हाइड्रोजन में 2 जोड़ दो, उसके दुगुने हाइड्रोजन में क्या जोड़ दो? 2। तो वो किसका फॉर्मूला होता है? एल्केन। और जितने भी एल्केन होते हैं उनमें एकल आबंध होता है। लिखते हो मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सारा लिखते हैं अपन, ठीक है। इसी प्रकार से जो अनसेचुरेटेड होते हैं या असंतृप्त होते हैं उनमें डबल बॉन्ड होते हैं। जैसे ये CH2 डबल बॉन्ड CH2, या
अपन लिख सकते हैं एग्जाम्पल CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यानी संतृप्त में तो केवल एकल आबंध होने चाहिए, असंतृप्त में क्या डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, द्विआबंध और त्रिआबंध जिसमें उपस्थित होते हैं उन यौगिकों को अपन अनसेचुरेटेड या क्या बोलते हैं असंतृप्त। डबल बॉन्ड वाले जो हैं वो एल्कीन कहलाते हैं। आपको पता है क्या होते हैं एल्कीन। एल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या था बताइए, CnH2n। एल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या था, CnH2n। एल्काइन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है बताइए, CnH2n-2, CnH2n-2। ठीक है, तो ये हाइड्रोकार्बन समझा अपन ने। दूसरा टॉपिक कि हाइड्रोकार्बन क्या है, तो पहले परिभाषा लिख सकते हो, कार्बन और हाइड्रोजन से बने जो कंपाउंड होते हैं वो क्या कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन। इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है, संतृप्त और असंतृप्त, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड जो होते हैं उसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होते हैं, और जो अनसेचुरेटेड होते हैं उसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन कौन से बॉन्ड होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। यहाँ जनरल फॉर्मूला दिया है एल्केन का, क्या होता है CnH2n+2। उधर जो है एल्कीन का जनरल फॉर्मूला है CnH2n, यानी CnH2n का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे देखना CnH2n जितने कार्बन है उससे दुगुने आपके हाइड्रोजन है, जितने कार्बन उससे दुगुने क्या हैं, हाइड्रोजन। देखना कार्बन यहाँ पे 2 हैं तो हाइड्रोजन कितने हैं, 4। ठीक है, इसी तरीके से इसमें देखना CH ट्रिपल, इनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है CnH2n-2, यानी जो एल्काइन है CH ट्रिपल बॉन्ड CH एल्काइन, इनका जनरल फॉर्मूला CnH2n-2 होता है। क्या होता है, CnH2n-2। लेकिन अब आपका एक क्वेश्चन आता है कि सर ये तो जो है ऐसे भी तो लिख सकते हैं, जो ट्रिपल बॉन्ड आपने लिखा है इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं कि CN और HN मीन्स जितने कार्बन है उतने क्या हैं, हाइड्रोजन। लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, देखो इससे अगला जो यौगिक देखते हैं अपन CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, कितने कार्बन है देखना, 1 2 3, तो क्या लिखोगे C3, हाइड्रोजन कितने हैं, 3 और 1 4। तो बताओ आपका ये फॉर्मूला यही गलत हो गया ना, CnHn। यहाँ फॉर्मूला क्या होता है बताओ, CnH2n-2, यानी कार्बन जितने होते हैं उससे दुगुने हाइड्रोजन में से 2 और घटा दो। देख लो कार्बन कितने हैं यहाँ पे, 1 2 3। ठीक है, 3 कार्बन का दुगुना कितना हो गया, 6, उसमें से 2 घटाओ, कितने बचते हैं, 4, उतने हाइड्रोजन है C3H4। तो एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, एल्कीन का होता है आपका CnH2n, और एल्काइन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है CnH2n-2। ये कभी नहीं लिखना है कि CnHn इसका फॉर्मूला होता है, केवल आप इसके लिए देख सकते हो, एथाइन के लिए 2 कार्बन के देख सकते हो, कार्बनिक संख्या बढ़ने से यह फॉर्मूला फिट नहीं बैठता। अब अपन आगे देख रहे हैं कि पहले ये अपन ने पढ़ा है केमिकल बॉन्डिंग और हाइड्रोकार्बन। अब अपन देख रहे हैं कि हाइड्रोकार्बन में एल्केन फैमिली कौन सी है, एल्कीन फैमिली कौन सी है, और एल्काइन फैमिली कौन सी है। देखिए बोर्ड पर, तो देखिए स्टूडेंट्स, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन की जो फैमिली है, देखिए ध्यान से, एल्केन क्या फॉर्मूला होता है CnH2n+2। एल्केन का फॉर्मूला CnH2n+2 होता है। इसके लिए अपन एन लगाते हैं, क्या लगाते हैं, एन। ठीक है, एल्कीन CnH2n, इसके लिए क्या लगाते हैं, इन। नाम में देखना एल्क प्लस इन। उसी तरह एल्काइन जो है एल्क प्लस आइन, फॉर्मूला क्या है CnH2n-2। अब इनकी फैमिली मेंबर्स देखते हैं। देखो एक कार्बन CH4, क्या बोलोगे, मेथ। अच्छा ये पता ही है, एक कार्बन को मेथ बोलते हो, 2 को एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, अनडेक, आगे चलता रहता है। मेन ये चीज है, 10 कार्बन की श्रृंखलाएं अपन ने बनाई हैं, जिसमें एन, इन और आइन को बताया है क्या फॉर्मूला होता है। जैसे यहाँ CH4 है, एक कार्बन है, C की संख्या 1 है, H2n+2, तो यहाँ पे 2 + 2 कितने होंगे, 4। तो ये मेथेन है, एथेन, प्रोपेन, तो C3H8, सब पे देखो फॉर्मूला लागू हो रहा है। 3 कार्बन है तो हाइड्रोजन संख्या दुगुने से 2 ज्यादा होनी चाहिए, तो 3 दूनी 6 और 2 8। ठीक है, ये तो था एल्केन की फैमिली। एल्केन की फैमिली का प्रथम सदस्य कौन होता है, आपका मेथेन। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड वाले यौगिक होते हैं, कौन से यौगिक होते हैं, डबल बॉन्ड वाले। और एल्काइन में कौन से बॉन्ड वाले होते हैं, ट्रिपल। डबल बॉन्ड होने के लिए कम से कम कितने कार्बन होने चाहिए, 2। इसलिए इनके कोई भी परिवार का सदस्य सिंगल कार्बन वाला नहीं होता। इसी तरह एल्काइन में भी ऐसा नहीं होता। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ C2H4 फॉर्मूला क्या है, N कार्बन की संख्या उससे दुगुने क्या है, हाइड्रोजन। किसी में भी देख लीजिए, कार्बन 5 है, हाइड्रोजन कितने हैं आपके 10। तो इनका जो नाम है कैसे लिखते हो, एल्क, कार्बन की श्रृंखला प्लस इन लगा देते हो। कार्बन की श्रृंखला अगर 3 कार्बन की है, प्रोप, ठीक, आगे क्या लगा दोगे, इन। तो नाम देखना, एथ प्लस इन, एथीन,
प्रोपीन, ब्यूटीन, 5 कार्बन के लिए पेंट प्लस इन पेंटीन, 6 कार्बन के लिए हेक्सीन, 7 कार्बन के लिए हेप्टीन, ठीक है। इसी प्रकार से 10 कार्बन है तो इसके लिए क्या लिखोगे, डेक प्लस इन डेकिन, ठीक है। ये चीज अपन ने देख ली। एल्काइन जो है उनका जनरल फॉर्मूला ट्रिपल बॉन्ड होते हैं तो CnH2n-2 होता है, यानी जितने कार्बन हैं आपके उसके हाइड्रोजन दुगुने में से 2 घटा दो, कार्बन के दुगुने हाइड्रोजन में से कितने घटा दो, 2, ठीक है। जैसे यहाँ पे 2 कार्बन वाली उसको क्या बोलोगे, एथ प्लस आइन, ठीक है, एथाइन। 6 कार्बन वाले को हेक्स प्लस आइन हेक्साइन, डेक प्लस आइन डेकाइन। तो ये जो जितनी भी मैंने सारणी बनाई है इसमें आपको ये समझाया है कि एल्केन, एल्कीन और एल्काइन तीनों के तीनों हाइड्रोकार्बन होते हैं। क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन। एल्केन जो होते हैं सिंगल बॉन्ड होने के कारण सेचुरेटेड फैमिली है, संतृप्त परिवार है, ठीक है। जबकि ये एल्कीन और एल्काइन में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, इसलिए ये अनसेचुरेटेड होते हैं। क्या होते हैं, अनसेचुरेटेड फैमिली होती है। तो ये देखिए ध्यान से, ये बहुत अच्छे से आप इसको नोट डाउन करना अपनी कॉपी में। आगे अपन देखते हैं कि ये जो अपने हाइड्रोकार्बन पड़े हैं, ठीक है, इनको आगे अपन फर्दर किस प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं, या एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के फॉर्मूला कैसे लिख सकते हैं। देखिए ध्यान से, तो देखिए स्टूडेंट्स, अपन ने एल्केन पढ़ा था, एल्कीन और एल्काइन अभी पढ़े थे, उनको अपन एक फॉर्मूला में या सूत्र में किस प्रकार से पिरो सकते हैं, कैसे इनके अपन सूत्र लिख सकते हैं, वो चीज़ अपन देखेंगे। कि कार्बनिक यौगिक होते हैं उनको कैसे अलग अलग लिखा जा सकता है। फर्स्ट जो है आपकी स्ट्रक्चर है तो उसको अपन लिख सकते हैं फुल स्ट्रक्चर फॉर्मूला, फुल या कंप्लीट लिख सकते हो आप इसको, कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला। इसका मतलब क्या हो गया, नाम से स्पष्ट है कि जो फॉर्मूला लिखोगे उसमें कंप्लीट स्ट्रक्चर आएगी। जैसे सबसे छोटा एग्जांपल लेते हैं अपन CH4, कैसे लिखोगे, हाइड्रोजन 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 और ये हाइड्रोजन, ठीक है। और अपन देखते हैं थोड़ा सा आगे जाते हैं, जैसे CH3 है, एथेन है, कैसे लिखोगे इसको, कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन, इस प्रकार से लिख दिया आपने, कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन। अब अगर जैसे एथेनॉल आ गया, CH3CH2OH आ गया एथेनॉल, इसको कैसे लिखोगे, तो इसको लिखने के लिए ये है कि कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन तो बॉन्ड से दर्शाओगे, जबकि जो आपके ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बंध बनाने में भाग नहीं लेते उनको भी कंप्लीट स्ट्रक्चर में दिखाया जाता है। जैसे इधर देखना, यहाँ पे कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन तो ये हो गए जो बंध बनाने में भाग ले रहे हैं, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन, यहाँ पे ऑक्सीजन है। आपको पता है कि यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, तो यहाँ देखना 1 2, ये 3 4 5 और 6। इसका मीन्स कि अभी कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला में, ठीक है, बंध के अलावा बंध के इलेक्ट्रॉन के साथ साथ ऐसे इलेक्ट्रॉन भी लिखे जाते हैं जो आपके बंध बनाने में भाग नहीं लेते। और एग्जाम्पल भी देखो, जैसे CH3CH2COOH है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है आपका, ठीक है। इसको कैसे लिखोगे, देखो कंप्लीट स्ट्रक्चर में ये CH3, ये CH2, ठीक है। यहाँ कार्बन के साथ एक तो डबल बॉन्ड में आएगा ऑक्सीजन, ठीक है, एक सिंगल बॉन्ड में, तो यहाँ ऑक्सीजन की वैलेंसी पूरी करो, 2, ये 3 4 5 और 6, यहाँ 2 तो बंध बनाने में भाग ले रहे हैं इलेक्ट्रॉन, ये 2 और 2 4। ये कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला होता है जिसमें कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को बंध के रूप में और जो इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग नहीं लेते उनको एकाकी युग्म या लोन पेयर के रूप में लिखा जाता है। यह है कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला। दूसरा टाइप का जो फॉर्मूला है वो होता है कंडेंस्ड फॉर्मूला, कंडेंस्ड फॉर्मूला। कंडेंस्ड फॉर्मूला क्या है, बिल्कुल सरल है, देखना कंडेंस्ड फॉर्मूला कि यहाँ पे जैसे आपका एथेन दिया हुआ है, ये आप CH3 तो इसमें आप ये डैश वाला बॉन्ड नहीं दर्शाते, ये बॉन्ड नहीं दर्शाते, इसको सीधा लिखते हुए से CH3 इस प्रकार से बीच में बॉन्ड अपन नहीं दर्शाते। एग्जाम्पल और ले लो, जैसे यहाँ पे आपका पेंटेन है तो CH3CH2CH2CH3 दिखाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बीच में डैश 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 बॉन्ड दिखाए हैं, वो डैश डैश बॉन्ड नहीं दर्शा के सीधा ही इस प्रकार लिखा जाता है। तो इस फॉर्मूले को अपन कौन सा फॉर्मूला बोलते हैं, कंडेंस्ड, यानी आपका कम कर दिया, या इसको C5H10 भी लिखा जाता है, उनको भी कंडेंस्ड फॉर्मूला अपन बोलते हैं। यानी कार्बन को काउंट करके लिख दो C5H10, ठीक है, C5H12 सॉरी,
ठीक है, क्योंकि ये पेंटेन है ना, फॉर्मूला क्या होता है CnH2n+2। तो यहाँ पे आप कंडेंस्ड करके जितना छोटा करके लिख सकते हो उतना अपन इसको लिख सकते हैं। तीसरा जो टाइप है आपका वो होता है लाइन एंगल फॉर्मूला। एकदम सरल सरल चीजें हैं, बिल्कुल ध्यान से समझते जाइए। लाइन एंगल फॉर्मूला क्या है कि कार्बन को अपन लाइन से दर्शाते हैं। कैसे? जैसे एक कार्बन तो अपन यहाँ ले नहीं सकते, दो कार्बन है, जैसे यहाँ पे इस तरीके से मैंने लिख दिया। तो इनमें शर्त क्या है, किनारों पर भी कार्बन होते हैं और कोनों पर भी क्या होते हैं, कार्बन। जैसे यहाँ टोटल ये क्या बनाया है मैंने, CH3 CH2 CH3, यहाँ कार्बन यहाँ कार्बन यहाँ कार्बन। तो ये किसकी स्ट्रक्चर है बताइए, प्रोपेन। प्रोपेन की कौन सी स्ट्रक्चर है, लाइन एंगल फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, लाइन एंगल फॉर्मूला। जैसे ब्यूटेन बनाना है अपने को, तो ये ब्यूटेन बन गया 1 2 3 और 4। ध्यान रखना मोड़ पे कार्बन होते हैं और किनारों पर कार्बन होते हैं। जैसे CH3 CH2 CH2 CH3, ये अपने को सपोज करना है, कल्पना करनी है कि एक लाइन बनी हुई है। अगर एक लाइन सीधी दे दे इसका मतलब यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे क्या है, कार्बन। तो ये एथेन का फॉर्मूला है। जैसे यहाँ कार्बन तो ये CH3 और ये CH3, समझ रहे हो। और एग्जाम्पल लेते हैं कि यहाँ पे अगर, अच्छा इसका अगर लिखना हो CH3 CH2OH, एथेनॉल बोलते हो क्या इसको, तो कैसे लिखोगे, ये आपके एक कार्बन दो कार्बन, एक कार्बन और दो कार्बन, और यहाँ पे क्या लिखा जाता है, OH। ये एक कार्बन हो गया, जैसे CH3 यहाँ CH2OH। तो क्रियात्मक समूहों के ऐसा का ऐसा लिखा जाता है। जैसे यहाँ OH आ गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल आ गया, उनको ऐसा कैसा लिखा जाता है। बाकी जितने भी कार्बन होते हैं उनको लाइन के रूप में लिखा जाता है। किसके रूप में लिखा जाता है, लाइन के रूप में। तो ये तीन चीजें अपन ने पढ़ी है, फुल स्ट्रक्चर फॉर्मूला, दूसरा आपने क्या पढ़ा है, कंडेंस्ड फॉर्मूला, तीसरा लाइन एंगल फॉर्मूला। तो बिल्कुल ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, आज अपन ने क्या क्या डिस्कस किया है जीओसी में। सबसे पहले जीओसी की हिस्ट्री पढ़ी थी कि किस प्रकार से कार्बनिक यौगिकों की अलग अलग अवधारणाएं बनाएंगी, और अंत में सिर्फ एक परिभाषा रखी गई थी कि ऐसे यौगिक जिनमें मुख्य तत्व तो कौन से होते हैं आपके, कार्बन और हाइड्रोजन, इनके अलावा कौन कौन से हो सकते हैं, सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हेलोजन। ठीक है, ये हो सकते हैं। फिर अपन ने पढ़ा था कि किस प्रकार से इनमें केमिकल बॉन्डिंग होती है। 99% केस में कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है, सहसंयोजक बंध पाया जाता है। ये चीज़ें अपन ने आज देखी है। उसके बाद में अपन ने डिस्कस किया था हाइड्रोकार्बन दो टाइप के होते हैं, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन की फैमिली के बारे में डिस्कस किया। लास्ट टॉपिक अपन ने पढ़ा है कि राइटिंग स्ट्रक्चर फॉर्मूला की, स्ट्रक्चर फॉर्मूला संरचनात्मक फॉर्मूला किस प्रकार से लिख सकते हैं, तीन प्रकार से अपन लिख सकते हैं। कौन कौन सा होता है, एक तो कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला, दूसरा कौन सा होता है, कंडेंस्ड, और तीसरा क्या है, लाइन एंगल फॉर्मूला। तो ये तो थी बहुत आसान सी जीओसी की आज की चीजें। स्टूडेंट्स इस चीज़ को अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, बहुत आसान चीज़ें हैं, केमिस्ट्री पूरी समझने वाली है। ढंग से समझोगे तो अच्छी तैयार हो जाएगी, किसी भी एग्ज़ाम में कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए। थैंक यू सो मच।